रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया। रेडियो सुनने वालों को शकील अख्तर का आदाब कबूल हो दोस्तों। एक बार हम फिर इस्तकबाल करते हैं आप रेडियो जामिया के स्टूडियो में। यानी कि हम यहाँ से जो प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं उसका नाम है ई एजुकेशन। इस सीरीज़ के तहत हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने सामीन को बताएं, बावर कराएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी ई प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए तैयार किए हैं उससे किस तरह आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ स्टेज पर कैसे ये आपकी रहनुमाई करती है, मुख्तलिफ़ सतहों पर जाकर रहनुमाई करती है। इन्हीं तमाम बातों पर ये सीरीज़ है। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे या हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर इरम खान साहबा तशरीफ़ रखती हैं स्टूडियो में। इरम साहबा, आपका इस्तकबाल करते हैं कि आपने ज़हमत की और यहाँ आई। आज का क्या मौजू है आपका? आज हम लोग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका जो 24वां चैप्टर है जिसका नाम है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हमवार तरीके से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि कोई हैंडीकैप है, कोई बहुत तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन तमाम लोग एक साथ तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पे ऐसे एवेन्यूज़ को तैयार करें जिन लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ है, किसी तरह की परेशानी है, तो कैसे वो उनको भी टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। इस चीज़ के बारे में भी ये जो 24वां चैप्टर है ये बात करता है। तो आइए सामीन सुनते हैं ये तफसील से प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। जैसा कि इसके पहले के 2 प्रोग्राम्स जिनमें हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बात करने वाले चैप्टर्स हैं, जो पहला चैप्टर है जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है यानी कि 23वां चैप्टर, उसके ऊपर 2 प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये जो प्रोग्राम है ये 24वें चैप्टर से रिलेटेड है और इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है। अब देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये एक इस तरह के ज़माने में आई, इस तरह के दौर में आई जब हम लोग पैंडमिक से 2-4 थे। हम लोग कोरोना का जो का एक काल जिसे कहते हैं, कोरोना का जो एक युग है उसमें थे, जो कि हमसे पहले शायद हमारी जनरेशन्स ने नहीं देखा था। इस तरह का सिनेरियो कभी दरपेश नहीं आया था, जबकि हर एक कारखाना, हर एक स्कूल, हर एक इदारा बंद कर देना पड़ा। लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई। अब ये सिचुएशन जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि ये कितने दिन तक चलेगा। सबको लगा कि शायद हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, ये तो महीनों और शायद साल से भी ऊपर का जो मामला है। अब उसी टाइम पे जो हमारी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसे भी तैयार किया जा रहा था। इत्तेफाक ये है कि उस टाइम पे ये तैयारी चल रही थी, इसको डेवलप करके इसको लॉन्च करने की बिल्कुल फुल तरीके से तैयारी थी। तब ये चीज़ महसूस की गई कि इस तरह की जो सिचुएशन है, जब सब कुछ बंद है, स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, एजुकेशन को बंद नहीं किया जा सकता। अगर हम 2 साल बच्चों को बिना पढ़े लिखे छोड़ देते हैं, उनके ज़िंदगी के वो 2 साल एजुकेशन के एतबार से वापस नहीं आने वाले। वो 2 साल उनके अगर वेस्ट हो गए, रायगा चले गए, तो वो बहुत मुश्किल होगा, एक तरह का गैप वहाँ पे तैयार हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी एक सेवियर के तौर पे उभरी। कैसे? हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक स्कूल को, कॉलेज को पहले तो ये कहा गया कि आप अपनी जो क्लासेस हैं वो टीचर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दे दीजिए कि जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके ज़रिए टीचर अपने घर में बैठा हो, बच्चा अपने घर में बैठा हो, और टीचर अपने घर से ही बच्चों को उनके घर में बैठे हुए मतलब वो जो बच्चा अपने घर में है उसको पढ़ा रहा हो और बिना किसी परेशानी के टीचर बच्चों को देख पा रहा हो, बच्चे टीचर्स को देख पा रहे हों।
इस तरह की सिचुएशन अगर हम क्रिएट कर दें, हम हर एक वो एक्टिविटी जो टीचर करता है क्लासरूम में उसके सब्स्टिट्यूट्स दे दें, तो फिर हम अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख पाएंगे, इवन इन द सिचुएशन व्हेन एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। अब इस सिचुएशन को जब NEP 2020 में इस दस्तावेज़ का हिस्सा बनाया गया, तो वहाँ पे एक बात और भी कही गई। देखिए, ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास इक्विपमेंट है, फ़ोन है, टीवी भी है घर में लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम भी है, इंटरनेट की भी फैसिलिटी है, उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान और बिना किसी मुश्किल के फराहम होंगी। लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिनके घर में मोबाइल फ़ोन नहीं है, या अगर है तो पूरे घर में सिर्फ एक मोबाइल है जो कि पेरेंट्स के पास रहता है, और पेरेंट्स दिन भर बिज़ी होते हैं दूसरे कामों में। अब मान लीजिए एक फ़ोन है और पेरेंट्स नहीं भी बिज़ी हैं, वो फ़ोन हाथ में बच्चे को देने को तैयार हैं, और मान लीजिए कि उस घर में 4 बच्चे हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में एक जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ पाएगा, बाकी 3 का क्या होगा? इस तरह के सवाल थे जिनका जवाब दे पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी जो ये पॉलिसी है उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए जिनसे कि ये कोशिश की गई कि हम हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक टीचर के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, और ये सॉल्यूशन ऐसा हो जो कि सिर्फ ये पैंडमिक की सिचुएशन में ही नहीं बल्कि कभी भी। अब हमारी जो एजुकेशन है इस ज़माने में, जबकि पैंडमिक जा चुका है, और बहुत शुक्र की बात है कि हम लोग जो है अब एक साफ़ सुथरे माहौल में बिना किसी बीमारी और बिना किसी दिक्कत के हम लोग अब आराम से स्कूल्स कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है कि पोल्यूशन हो गया, अब इसकी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए 2 दिन के लिए। लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद टीचर्स बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि अब टीचर्स को ये आदत पड़ चुकी है कि हम कैसे बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। इवन बच्चों को भी ये आदत हो चुकी है कि इन केस ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल बंद है, उस केस में भी हम कैसे अपने टीचर्स से मदद ले सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक तरह का पर्सपेक्टिव चेंज है, ये एक ऐसा बदलाव है जो हमने यानी हिंदुस्तान में लोगों ने एक्सेप्ट तब किया जब हमें मजबूरन टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ा। उस टाइम पे जब ये शुरुआत हुई थी तो मजबूरी थी कि हमें टेक्नोलॉजी के अलावा कोई और दूसरा चारा ही नहीं है, लेकिन बाद में लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एरिया है, ये एक इस तरह का कि आप कह सकते हैं कि रिसोर्स है जो कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो हमारे काम आएगा। और इसी बात को जो ये चैप्टर नंबर 24 है, जो कि इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ यानी हमवार सबको एक जैसे रिसोर्सेज मिलें, टेक्नोलॉजी का बराबर इस्तेमाल करने को मिले, इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से बात करता है। ये इस चैप्टर की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये कहता है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस तरह की सिचुएशन में लाइफ सेवियर के तौर पे देख सकते हैं, कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं शुरू में पढ़ाना मैंने शुरू किया थ्रू टेक्नोलॉजी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू की, तो ऐसा होता था कि क्योंकि मैं एक साइंस की टीचर हूँ, तो जब जो साइंस के टीचर्स हैं और मैं साइंस के टीचर्स जो बनेंगे उन्हें पढ़ाती हूँ, यानी वो स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आगे चल कर के साइंस के टीचर बनेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा मरहला था कि हम कैसे उन्हें इक्वेशंस, डायग्राम्स, वो चीज़ें जो बिना बोर्ड पे ड्रॉ किए तो हम उन्हें पढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, ऐसी चीज़ें कैसे पढ़ाएं। तो बिकॉज़ आई बिलोंग टू टेक्नोलॉजी, अ लिटिल बिट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज इज़ देयर, तो मैंने ये देखना शुरू किया कि ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कि ब्लैक बोर्ड की जगह पे हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत से लोगों ने करना शुरू किया था कि उन्होंने अपने घरों में एक वाइट बोर्ड लगा लिया, उस पर वो लिखते थे और मोबाइल से वो शो करते थे, और जो बच्चे हैं
वो उस पर लिखी हुई इबारत को पढ़ लिया करते थे। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ़ोन से दिखाते हैं तो सही से दिखता नहीं है, हिल रहा है फ़ोन, मोबाइल हिल रहा है। इसके अलावा जो लिखी हुई चीज़ है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही है, शैडो पड़ रहा है या चमक जा रहा है। और एक और भी बात होती है, बाज़ दफ़ा बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, और जब वो बोर्ड पे लिख रहे हैं और उनका कंसंट्रेशन इस बात पे भी है कि फ़ोन पे उन्हें लेक्चर भी देना है, तो उनकी जो राइटिंग है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब इस केस में क्या है कि बहुत दिक्कत होती थी पढ़ाने में, और ये चीज़ हर कोई कर ले ये भी मुश्किल था। उस टाइम पे मैंने जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो जैमबोर्ड नाम का एक फ़ीचर है जो कि गूगल के एप्लीकेशंस, जो कि फ्री एप्लीकेशंस हैं, उनका एक हिस्सा है। गूगल के फ्री एप्लीकेशंस हैं जो कि एजुकेशन के लिए बिल्कुल फ्री में हर किसी के को अवेलेबल होते हैं। जिस किसी के पास भी जीमेल अकाउंट है उसके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है कि वो गूगल के इन फ्री एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता है। तो ये जैमबोर्ड नाम की जो एक एप्लीकेशन था, इसे यूज़ करना मैंने शुरू किया। अब देखिए इसमें होता ये है कि आपके सामने एज ए टीचर यू आर हैविंग अ स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर आप जो भी लिखना चाहें, लिखने के लिए वहाँ पे पेन मौजूद होता है, वर्चुअल पेन मौजूद होता है, वहाँ पे बॉक्स मौजूद और टेक्स्ट बॉक्स मौजूद होता है, आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है उसको बनाने की अपॉर्चुनिटी भी वहाँ होती है पेन के ज़रिए, या फिर अगर आपके पास नेट पर से कोई डायग्राम लेकर के उसको आपको सिखाना है बच्चों को, तो वो भी आप वहाँ पे अपलोड करके उस पर बिल्कुल सेम वैसे ही पढ़ा सकते हैं जैसे कि आप वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ज़रिए पढ़ाते थे। जब उसे यूज़ करना शुरू किया तो आसानी इतनी हो गई कि फिर लगने लगा कि ये तो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड से पढ़ाने से भी बेहतर है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे तो अगर कुछ ड्रॉ करना है तो सब कुछ ड्रॉ करना पड़ता है देन एंड देयर। कई बार ऐसा भी होता है कि देखना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज़ तो याद नहीं होगी। लेकिन जैमबोर्ड के लिए तो इतनी आसानी थी कि आपको एकदम से ही लगा कि यहाँ पे मुझे प्लांट सेल का एक डायग्राम दिखाना है। 1 सेकंड के अंदर आप वहाँ पे गूगल सर्च करके एक डायग्राम लेते हैं जो आपको बेस्ट लगता है और उसको यहाँ जैमबोर्ड पे लगा लेते हैं। उस जैमबोर्ड के ऊपर ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप अगर उसकी लेवलिंग करना चाहते हैं, आप उसके अंदर किसी एक पार्ट को बड़ा करके बच्चों को दिखाना चाहते हैं, सब कुछ उस पर पॉसिबल है। इतनी आसानी हुई कि फिर लगा कि ये तो सचमुच का इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी को हम कितना भी गया गुजरा कहें, लेकिन उसका जो एक्चुअल इस्तेमाल है वो तब देखने को मिला जब पैंडमिक आया। उस ज़माने में एक रिलक्टेंस भी थी, टीचर्स को लगता था कि बहुत से टीचर्स ने शुरू में इनकार कर दिया इस बात से कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। टीचर्स का कहना था कि हम तो अपॉइंट इसलिए नहीं हुए हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं, हमें तो ऑफ़लाइन पढ़ाने के लिए रखा गया है। लेकिन भाई ऑफ़लाइन पढ़ाने की तो अभी नौबत ही नहीं है। तो फिर उन टीचर्स ने एक रिलक्टेंस के साथ ही सही, लेकिन जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही थी उन ट्रेनिंग्स को हासिल करना शुरू किया। जब उन्होंने आफ्टर द ट्रेनिंग इन डिवाइसेस को, इन एप्लीकेशंस को यूज़ करके पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें खुद लगा कि ये तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो वो घर बैठे ही पढ़ा सकते हैं और इससे तो वो घर बैठे ही बड़ा अच्छा पढ़ा सकते हैं और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि रिलक्टेंस तब होता है जब इंसान को ये लगता है कि उसे ये काम नहीं करना आएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। जब कोई चीज़ हमें मुश्किल लगती है तो हम उससे भागते हैं। तो वही सिचुएशन हो रही थी। तो आम तौर से क्या किया गया, जितने भी इदारे थे उन सब में वर्चुअल ट्रेनिंग्स की गई, वर्चुअल ट्रेनिंग्स कराई गई। जो टीचर्स जानते थे, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी जानते थे, उन टीचर्स ने बाकी टीचर्स की ट्रेनिंग कराई ताकि उन्हें भी टेक्नोलॉजी के वो तमाम रिसोर्सेज से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। जामिया में भी ये ट्रेनिंग्स हुई और मैं भी उनमें से एक थी जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जान रही थी पहले से। तो मुझे जामिया के स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का मौका मिला। ये एक ऐसा टाइम था जब स्कूल के टीचर्स को बहुत परेशानी थी। उनको ये लग रहा था कि हमारे बच्चे तो ऐसे इलाकों में से आते हैं कि वहाँ तो कुछ भी नहीं अवेलेबल है। लेकिन शुरू में थोड़े से रिलक्टेंस के बाद टीचर्स को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले
और टीचर्स को भी ये लगा कि हमारे जो स्किल सेट्स हैं उनमें नए नए स्किल सेट्स ऐड हो रहे हैं और ये कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि हम एक नई चीज़ सीखें। तो बहुत ऐसे टीचर्स थे जो रिटायरमेंट के करीब थे, उन्होंने भी आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी को सीखने की पहल की। और ये ही एक ऐसी बात है जो ये पहला पैराग्राफ चैप्टर नंबर 24 का कहता है कि ये जितने भी नए सर्कमस्टांसेस थे, इन सब ने हमें ये सीख दी कि टेक्नोलॉजी को हमें किसी भी हाल में लेवरेज करना है, उसकी जो एडवांटेजेस हैं उसको हमें समझ करके, उसको सीख करके और उसके ज़रिए पढ़ाई को बेहतर करने की कोशिश करनी है। पहला जो इसके बाद जो एक ही मुद्दा अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस करा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है किस हद तक फ़ायदेमंद रही, किस हद तक इसने टीचर्स को इनेबल किया। जब कोई चीज़ हम उसके पॉजिटिव्स देखते हैं तो उसी टाइम पे हमें उसके कुछ नेगेटिव्स भी दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू में हमें ये एहसास नहीं होता कि उसके कोई नेगेटिव्स हो भी सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो काफ़ी हद तक फैल चुका होता है तो फिर हमें नेगेटिव्स भी देखने पड़ते हैं। तो हमारी जो पॉलिसी है वो ये भी बात कहती है कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस तो बताएं ही, साथ में हम प्रिकॉशंस भी बताएं, होने वाले अब दरपेश आने वाले जो डेंजर्स हैं उनके बारे में भी बताएं। और मैं ज़िक्र करना चाहूँगी डिजिटल एजुकेशन के दौर में आए हुए एक डॉक्यूमेंट का जो सरकार ने रिलीज़ किया था, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रज्ञता डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग आगे चल करके एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। उस डॉक्यूमेंट में ये भी बताया गया कि हम जब ऑनलाइन एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे होंगे, जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, तो वो कौन से ख़तरे हैं जो आ सकते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत देर तक स्क्रीन के सामने बैठते हैं, हो सकता है स्क्रीन के सामने देर तक बैठने से आँखों में परेशानी हो जाए, या आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंधे में दर्द होना शुरू हो जाए या पीठ में दर्द होना शुरू हो जाए अगर आपने स्क्रीन को अपने सामने ठीक से नहीं रखा है। तो देखिए वहाँ पे स्क्रीन की गलती नहीं है, गलती इंसान की है कि वो उस स्क्रीन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा। अब सीधी सी बात है कि हम किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादती कर दें, खाने में नमक भी अगर हम ज़्यादा डाल दें, बहुत अच्छी चीज़ है नमक, टेस्ट बढ़ाता है, लेकिन अगर हम ढेर सारा नमक डाल दें तो वो फिर खाना बेस्वाद हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन होती है इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी कि अब जब टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेसिव एक्सपोजर कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, आँख झपक नहीं रहे हैं प्रॉपरली आँखों पे पानी नहीं मार रहे, या फिर आप बैठने का स्टाइल आपका गलत है, आपकी जो कुर्सी है वो सही डिस्टेंस पे नहीं रखी, उसका जो उस पे बैठने के टाइम जो आपका पोस्चर बनता है वो स्लाउचिंग है, यानी कि आपको झुका दे रहा है ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में तो प्रॉब्लम्स होंगी ही। तो जो डॉक्यूमेंट है प्रज्ञता नाम का, उसने इस चीज़ को लिस्ट किया कि वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए डिजिटल एजुकेशन को हम बेहतर तरीके से इम्पार्ट कर सकते हैं। और वो हर एक लेवल के लिए बताता है किस लेवल के बच्चे, यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल के बच्चे कितनी देर उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, मिडिल एजुकेशन के बच्चों का कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, हायर एजुकेशन में कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में सभी का स्क्रीन टाइम, द वे ऑफ सिटिंग, हाउ टू मैनेज योर पोस्चर, हाउ टू स्टैंड इन बिटवीन। जब आप देखिए, अब सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है, आप एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे कंटिन्यूअसली, आप स्क्रीन के सामने नहीं भी बैठे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं, तब भी अगर आप अपने पोस्चर को चेंज नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन रुका रहेगा, पैरों में दिक्कत आ सकती है, तो झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है। पानी नहीं पी रहे, आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन के सामने बैठे हैं, पानी नहीं पी रहे, आप अपना पोजीशन नहीं चेंज करें, दिक्कत आएगी। तो ये जो पोटेंशियल डेंजर्स हैं, रिस्क्स हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, उसको भी बताया जाए। ये ना हो कि खाली बस अच्छी बातें बताई जाएं, जो ख़तरे हैं उनसे आगाह ना किया जाए। तो ये पहला जो इसका हिस्सा है वो यही बताता है कि हर चीज़ से हम
सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको हम 2-4 करें, उनको हम इन्फॉर्म करें कि भाई देखो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसे इस्तेमाल करिए, कैसे इस्तेमाल करिए ये भी बता दें, और इससे होने वाले जो ख़तरे हैं, इससे फ़ायदे बताएं तो हम ख़तरे भी बताएं, डेंजर्स के बारे में भी बताएं, ताकि बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जा सके। और ऐसा ना हो कि अभी तो आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर लिया, लेकिन फ्यूचर में जा कर के आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सारी गिर चुक जाएगी, क्योंकि आपको तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया भाई, ये बिकॉज ऑफ दीज 2 years। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वो इम्पार्ट करने की बात की गई है, कि तभी जा कर के टेक्नोलॉजी के इक्विटेबल और बेस्ट पॉसिबल यूज़ की हम बात कर सकते हैं, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। अगली बात जो ये चैप्टर कहता है वो ये कहता है कि जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि कई बार ऐसा होता है कि एक घर में एक फैमिली रहती है, और उस फैमिली में अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के पास 4-4 मोबाइल ईच, 4 मोबाइल, एक बच्चे के पास 4 मोबाइल, एक बच्चे के पास, उसके पास लैपटॉप भी है, उसके पास और दूसरे डिवाइसेस भी हैं। वहीं पे एक दूसरा हाउस होल्ड है जहाँ पे 4 बच्चे हैं एक फैमिली में, और एक मोबाइल है जो उनके पेरेंट्स के पास है। ये इस तरह का जो डाइवर्स सिचुएशन है, जो वैरायटी ऑफ फैमिलीज़ हैं, वो हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स भी उस टाइम पे देखने को मिले। ये सब चीज़ें सामने नहीं आती थी, कोई किसी को ये चीज़ पे ध्यान देने का मौका भी नहीं मिलता था। लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई, जब ये दौर आया, और उस टाइम पे लोगों ने इस चीज़ को ध्यान दिया कि अरे ये कैसे मोबाइल का होना या लैपटॉप का होना भी कैसे बच्चों की एजुकेशन पे असर डाल सकता है, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। ये बात यहाँ पे कही गई है, डिजिटल डिवाइड जो है, ये कोशिश करनी है कि वो दूर हो, वो बढ़ ना जाए। इस चीज़ की कोशिश हर एक एजुकेशन से जुड़े हुए इंसान को करने को बोला गया। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ और देना चाहूँगी। हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोसेस है जो कि बिल्कुल एक रेगुलर प्रोसेस है, टीचिंग प्रैक्टिस, या आप इसे कह सकते हैं स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। और इसके तहत ये होता है कि जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे बच्चे हैं, जो बीएड या डीएलएड या बीएड नर्सरी या बीएड स्पेशल जो बच्चे करते हैं, ये बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, एक्चुअल स्कूल्स में जाते हैं, और वहाँ पे ये वहाँ के टीचर्स के साथ बिल्कुल टीचर्स बन करके टीचर्स की तरह ही पढ़ाते हैं। अब ये टीचिंग प्रैक्टिस तो उस टाइम पे भी हो रही थी, क्योंकि बीएड का कोई कोर्स बंद नहीं हुआ था, सब अपने टाइम पे चल रहे थे, और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ हो रही थी, और जाहिर है कि जो टीचिंग प्रैक्टिस थी वो भी ऑनलाइन ही हो रही थी। तो एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूँगी, नाम लिए बिना मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जो कि पुरानी दिल्ली की तरफ है, और वहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो एक दिन मेरे पास एक कॉल आया मेरे एक स्टूडेंट का कि मैम जो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आना है, मेरी क्लास के ऑब्जर्वेशन, हम लोग जो टीचर एजुकेटर्स हैं, हम अपने स्टूडेंट्स की क्लास को चेक करते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए जाना था उस स्कूल में, और उस बच्ची ने जो मेरी स्टूडेंट है, उसने मुझे कॉल करके बोला कि मैम मेरी क्लास 11 o'clock होगी इन द नाइट। तो मेरा बिल्कुल से आई वॉज सो एंग्री विद दिस गर्ल कि ये तुम क्या कह रही हो, 11 बजे, और ये छोटे छोटे बच्चे होंगे हैं जो कि नर्सरी, केजी और हद से हद पहली क्लास के बच्चे हैं, ये 11 बजे रात में तुम पढ़ाओगी इनको, ये क्या तरीका है, और ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। तो उसने पहले तो मेरी बात सुनी, उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि मैम एक्चुअली ये जो बच्चे हैं, ये जिस स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, इनके घरों में सिर्फ एक ही फ़ोन है, और ये जो फ़ोन है वो इनके फादर का होता है आमतौर से, और ये जो फादर्स हैं, ये दिन के टाइम में उन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे उनको फ़ोन वो अपने पास रखना होता है, क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज़ खुली हुई थी, जो छोटे छोटे इस तरह की फैक्ट्रीज़ थी, वो उस टाइम पे भी खुली हुई थी, वहाँ पे ये लोग चले जाया करते हैं। तो दिन के टाइम पे इनके पास कोई फ़ोन नहीं होता। अब अगर हमें इन्हें पढ़ाना है, क्योंकि हम इन्हें छोड़ तो सकते नहीं हैं, और मेजॉरिटी ऐसे ही बच्चों की है,
तो ऐसे केस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टीचर्स के साथ, वहाँ के टीचर्स के साथ मिल कर के ये नतीजा निकाला कि हम रात में जब इनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं और वो फ़ोन इन बच्चों के हाथ में आता है, उस टाइम पे हम इनकी क्लास लेंगे ताकि हम इन बच्चों को पीछे ना छोड़ दें। आई वॉज़ अ लिटिल बिट कन्विंस्ड, लेकिन मुझे थोड़ा शुभा था कि पता नहीं ये बच्चा सच, क्योंकि स्टूडेंट ही है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट तब भी था। फिर मैंने वहाँ के एक टीचर से, जो वो स्कूल है वहाँ के एक रेगुलर टीचर से बात की और उनसे पूछा कि क्या ये ऐसे ऐसे मुझे पता चला है, इसमें कितनी सच्चाई है, आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कह रही है लड़की, और ये हमें करना पड़ता है क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सब के सब रात में बहुत देर तक जगते हैं और सुबह में भी ये बहुत देर से सो के उठते हैं। इनका सिस्टम ही अलग है बिकॉज ऑफ द वे ऑफ देयर पेरेंट्स वर्क। ये दिन में 12 बजे सो के उठते हैं और रात में 1:30-2 बजे तक ये सोने जाते हैं, और दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और इस वजह से इन्हें पढ़ाने के लिए हम लोगों को 11 बजे से क्लास रखनी पड़ी है, अदरवाइज़ हम बिल्कुल खुद भी नहीं चाहते थे। देन आई रियलाइज द पॉइंट एंड आई ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मैंने अपने जो बाकी साथी हैं, जो टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटियां लगी थी, और उन लोगों को भी ये सुन करके बड़ा अजीब लग रहा था कि 11 बजे कौन सी क्लास होती है इतने छोटे बच्चों की। उनको मैंने बताया कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है और इस वजह से ये हमें इसको इजाज़त देनी पड़ रही है। तब उन लोगों ने भी ये बात रियलाइज़ की, और देन वी जस्ट रियलाइज द पॉइंट दैट कितना डाइवर्स है हमारा कंट्री और कैसे कैसी परेशानियां होती हैं लोगों को। तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना कम पैसा है कि वो हर चीज़ अपने मुआफिक नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का ये जो दूसरा हिस्सा है, 24वें चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट है, वो ये कहता है कि ज़रूर देखते रहिए इस बात को कि डिजिटल डिवाइड बढ़ ना जाए। डिजिटल डिवाइड जो है वो आपको कम करनी है, उसको बढ़ने नहीं देना है। डिजिटल इंडिया कैंपेन का ये एक बहुत बड़ा मकसद है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोगों को जोड़ें, ना कि हम उनके बीच में गैप्स क्रिएट कर दें। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तीसरा जो पॉइंट है इस 24वें चैप्टर का, वो ये कहता है कि भाई आपने ये कह दिया टीचर को कि ऑनलाइन पढ़ाओ, ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए, सब कुछ आपने बोल दिया कि ठीक है, आपको अभी अपनी जो पेडागोजी है, अपना जो मेथड है पढ़ाने का, वो ऑनलाइन के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लेना है, आपको ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ाना है। लेकिन टीचर को आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दी। अब वो टीचर कोई आसमान से उतरा हुआ तो है नहीं कि उसको सब कुछ अपने आप आता रहेगा। इस टीचर को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेनिंग देने के बाद, ट्रेनिंग हासिल करने के बाद भी टीचर ये शिकायत करता है कि नहीं मुझे नहीं करना, या तब फिर आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको तो ट्रेनिंग मिली है तो अब आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी, उसको अचानक से कोई एक नई चीज़ बोली और उससे बोल दिया जाइए जाके ऑनलाइन पढ़ाइए, सो दैट इज़ नॉट राइट। तो इस बात को एड्रेस करने के लिए जो तीसरा हिस्सा है 24वें चैप्टर का, वो ये कहता है कि ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका, ऑनलाइन असेसमेंट करने का तरीका, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना तो है नहीं, असेसमेंट भी करना होता है, टीचर को चेक भी करना होता है कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ें भी हमें सिखा देनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको ये भी सिखाना है। बहुत से टीचर्स ये कहते थे कि हम तो आर्ट के टीचर हैं, परफॉर्मिंग आर्ट के टीचर हैं, हम कैसे ऑनलाइन पढ़ाएं, हम तो केमिस्ट्री के टीचर हैं, हम कैसे प्रैक्टिकल कराएं। इन चीज़ों का जवाब होना चाहिए। और ऑनलाइन सिचुएशन में एक्सपेरिमेंटेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये तमाम चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं ये आपको बतानी पड़ेंगी, तब वो टीचर्स कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए ये वाला जो हिस्सा है वो एम्फेसाइज करता है। वो ये कहता है कि हाँ, वो टीचर अगर साइंस का प्रैक्टिकल कराने के टाइम पे कहता है कि नहीं पॉसिबल है, तो आप पहले ये बताइए कि कैसे पॉसिबल है। यू एज ए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करे, इस तरह के ट्रेनर्स को सामने लेके आए जो टीचर्स की ट्रेनिंग कर सकें, टीचर्स को ये करना आ जाए,
फिर उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर उनसे सवाल हो सकता है। तो ये तो पहला काम है ना कि हम टीचर्स को इक्विप करें, उनको ट्रेन करके इस लायक बना दें कि वो आगे चल करके जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकें, ऑनलाइन पढ़ा सकें। इसके लिए तमाम जो प्रोविजंस हैं उनको प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी है, इंस्टीट्यूशन के हेड की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम तरह के रिसोर्सेज, तमाम तरह की ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं इस पे यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगले हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि जो इसी चैप्टर्स का ही जो एक अलग हिस्सा है जिसमें कि ये बताया गया है कि ऐसे कौन से रिकमेंडेशंस हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग के लिए स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक गवर्नमेंट को ने अपनी तरफ से दिए हैं, उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आज के लिए इस प्रोग्राम का मैं यहीं पे ख़ात्मा करूँगी। इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगला जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग फिर और बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू दी पॉलिसी रिकमेंडेशंस फॉर ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। सामीन, अभी आप डॉक्टर इरम खान से ये लंबी गुफ्तगू सुन रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के बारे में, और जिसमें उन्होंने इस पॉलिसी में जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, इक्विटेबल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बहुत अच्छी तरह, बहुत तफसील से उन्होंने बताया है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इन प्लेटफॉर्म पर जा कर के आप एजुकेशन के तहत इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर इरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया है ये, रेडियो जामिया, रेडियो जामिया।